सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्केरी सुमित टीवी को मिस्टीरियस वीडियो और हॉरर से रिलेटेड सारे कंटेंट देखने के लिए। कुछ ही दिन पहले नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हेलबाउंड नाम की वेब सीरीज रिलीज हुई है और ये एकमात्र ऐसी वेब सीरीज है जो स्क्विड गेम के बाद सबसे ज़्यादा देखी जा रही है। ट्रेन टू बुसान के मशहूर डायरेक्टर यॉन सांग हो ने इसे डायरेक्ट किया है और सीज़न 1 में टोटल 6 एपिसोड है। रेटिंग की बात की जाए तो IMDb पर इसे मिले हैं 6.7 आउट ऑफ 10। रॉटन टोमेटो पर इस मोर देन 95% फ्रेश और इस फिल्म की मेटा क्रिटिक स्कोर है 66%। इस फिल्म की ओरिजिन साउथ कोरिया की है और फिल्म के कैरेक्टर साउथ कोरियन नेम से ही रिलेटेड है। आपको कैरेक्टर्स को समझने में आसानी हो इसलिए मैं कैरेक्टर्स को उनके शॉर्ट नेम या प्रोफेशन से ही बुलाने वाला हूँ। तो बिना कोई वक्त गवाए हम जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फिल्म की शुरुआत में हम रेस्टोरेंट में बैठे एक आदमी को देख पाते हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। वो आदमी बार बार अपने मोबाइल पर टाइम चेक कर रहा था, मानो उसके साथ कुछ अजीब घटनाएं घटने वाली हो। जैसे ही मोबाइल पर 1:20 होते हैं सब कुछ एबनॉर्मल हो चुका था। रोड पर खड़े लोग बुरी तरह से डर चुके थे, मानो जैसे कोई भूकंप ही आ गया हो। रेस्टोरेंट की कुछ चीज़ें नीचे गिरकर टूटने लग जाती है और अचानक रेस्टोरेंट के एंट्री गेट को तोड़कर 3 दानव अंदर आ जाते हैं और उस आदमी को बहुत दर्दनाक तरीके से पीटते हैं और अंत में उसे जलाकर मार दिया जाता है। बिकॉज ये इंसिडेंस लोगों के आंखों के सामने हुआ था तो सभी लोगों ने इस इंसिडेंस की रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल पर कैप्चर कर ली थी और उसे सारे सोशल मीडियाज पर अपलोड कर दिया था। खैर कुछ देर बाद वहाँ डिटेक्टिव जिन और डिटेक्टिव उनपे पहुँच जाते हैं जो कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे थे। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इस देश में द न्यू ट्रूथ नाम की एक संगठन थी जो लोगों को उनकी बातों से इन्फ्लुएंस करते थे और उनका ये कहना था कि जो इंसान अपने जीवन काल में बहुत ज़्यादा बुरा था या अगर उसने कोई पाप किए होंगे तो ईश्वर ऐसे इंसान के लिए भविष्यवाणी करता है, जहां उस इंसान को एक एंजल आकर फिक्स डेट और टाइम बताता है और उसी टाइम पर उसे नर्क भेज दिया जाता है या फिल्म की भाषा में उसे हेल में पाउंड किया जाता है। वहाँ घटना स्थल पर दूसरी तरफ द न्यू ट्रूथ का हेड चेयरमैन जुंग लोगों को समझाने में लगा था कि रेस्टोरेंट में जिस आदमी को ईश्वर के द्वारा मारा गया था उस इंसान के घर से 3 डेड बॉडी बरामद हुए हैं और उस इंसान ने अपने जीवन काल में काफ़ी सारे मर्डर्स और रेप जैसे क्राइम किए थे। चेयरमैन जुंग बहुत ही ज़्यादा क्लेवर इंसान था और हमेशा लोगों को कुछ ना कुछ वीडियो एविडेंसेस और फोटोज़ दिखाता था जिससे कि लोगों को भी ये लगता था कि जो इंसान सचमुच में बहुत ही ज़्यादा बुरा था केवल उसी इंसान को नर्क में भेजा जाता है। धीरे धीरे सभी देशवासियों का विश्वास द न्यू ट्रूथ की बातों पर बढ़ते जा रहा था। वहाँ एरोहेड नाम का दूसरा ग्रुप भी था जिनका ये मानना था कि वो लोग द न्यू ट्रूथ के साथ मिलकर काम किया करते हैं, लेकिन इनके काम करने का तरीका टोटली डिफरेंट था। वो लोग ईश्वर के फेथ के नाम पर किसी भी एज के पर्सन को ब्रूटली मारते पीटते और लूटते थे और अगर कोई पुलिस में भी कंप्लेंट करता तो वो टीनेजर लोग रहने के कारण बड़े आसानी से बाहर आ जाते थे और ये सेम साइकिल रिपीट होते जा रही थी। चेयरमैन जुंग के साथ डिटेक्टिव की बेटी ह्यूंगजे भी काम करती थी और डिटेक्टिव को इस बात की भनक भी नहीं थी। उस दिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान डिटेक्टिव उसकी बेटी ह्यूंगजे को चेयरमैन जुंग के साथ देख लेता है और वो उसे डांट कर घर भेज देते हैं। चेयरमैन और डिटेक्टिव के बीच में बातें होने लगती है और डिटेक्टिव चेयरमैन के बातों को मजाक में लेते हैं। चेयरमैन बताते हैं कि बचपन से अनाथ होने के कारण जब वो 20 साल के थे तो तभी उन्होंने खुद को मार देने की सोची थी और इसके लिए वो तिब्बत के पहाड़ की चढ़ाई कर रहे थे। तभी उन्होंने उन 3 मॉन्स्टर को पहली बार किसी इंसान को मारते हुए देखा था और वो इसे गॉड विल मानने लगे। इसके बाद चेयरमैन काफ़ी देशों में घूमे थे ताकि वो ईश्वर के नियमों की डीप स्टडी कर पाए और इसके बाद वो आज यहाँ इस पोजीशन पर थे। बातों में हमें पता चलता है कि डिटेक्टिव के वाइफ का कुछ साल पहले मर्डर हुआ था और जिसने मर्डर किया था वो आदमी बड़े आसानी से अपने क्राइम की सज़ा काट कर शहर में कहीं घूम रहा था। चेयरमैन जुंग उनका फ़ोन नंबर डिटेक्टिव को देते हैं और वो अपनी दूसरी मीटिंग के लिए चले जाते हैं। सीन अब शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ हम मिस पार्क को देख पाते हैं जो कि ऑफिस से लेट नाइट घर पर आई थी। उस दिन मिस पार्क का बर्थडे था और मिस पार्क के बच्चों ने उनके लिए एक छोटा सा बर्थडे प्लान किया था। वो बच्चे सेलिब्रेट कर रहे थे तभी उनके मम्मी को एक एंजल का साया नजर आता है
और वो एंजल बताता है कि ठीक 5 दिन बाद दोपहर को 3 बजे उस लेडी को हिल में भेजा जाने वाला है। बर्थडे सेलिब्रेट करते वक्त मोबाइल का कैमरा ऑन ही रह गया था और एंजल की सारी बातें एज ए वीडियो फॉर्मेट फ़ोन में ही रिकॉर्ड हो चुकी थी। कुछ ही घंटों में ये रिकॉर्डिंग सारे सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुकी थी और सोशल मीडिया पर एक स्ट्रेंजर लाइव स्ट्रीम कर रहा था जो बेसिकली एरोहेड का डाई हार्ड सपोर्टर था। वो लोगों को चिल्ला चिल्ला के ये कन्विंस करने में लगा था कि जो लेडी को हेल में भेजा जाने वाला है वो बहुत बड़ी सिनर या पापी है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि वो लेडी काफ़ी अच्छी इंसान थी और उसने अपने जीवन में कभी भी कोई पाप नहीं किए थे। चेयरमैन जूम मिस पार्क से कांटेक्ट करता है जहां वो बताता है कि अगर मिस पार्क उन्हें हेल में जाने वाले इंसिडेंट्स को लाइव ब्रॉडकास्ट करने देंगे तो बदले में उसे $3 बिलियन दिए जाएंगे, जिससे वो अपने बच्चों के लिए एक उज्जवल भविष्य दे सकती है। इसके बाद मिस पार्क सोडो फार्म की डायरेक्टर मिस मिन से मिलने जाती है, जहां मिस पार्क ये चाहती थी कि जो पैसे उन्हें मिलने वाले हैं उनकी सेटलमेंट के लिए मिस मिन उनकी हेल्प करे। सोडो फार्म ऑर्गेनाइजेशन द न्यू ट्रूथ और एरोहेड के टोटली अगेंस्ट था और वो कभी भी उनकी बातों को नहीं मानता था। मिस मिन मिस पार्क की हेल्प के लिए तैयार हो जाती है और अगले दिन मिस पार्क के घर में चेयरमैन जूम और उसके बीच में पैसों को लेकर एग्रीमेंट साइन होता है, जहां कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी रखी गई थी। अगर मिस पार्क इस इंसिडेंट से सेफली सर्वाइव कर लेती है तभी भी उन्हें सारे पैसे दिए जाएंगे, और दूसरी कंडीशन ये थी कि उनके बच्चों की आइडेंटिटी हमेशा ही एक सीक्रेट रखी जाएंगी। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है और उस रात डिटेक्टिव उनपियो सोशल मीडिया पर मिस पार्क और उनके बच्चों की आइडेंटिटी रिवील कर देता है, क्योंकि वो खुद भी एक एरोहेड का सपोर्टर था। उस लाइव स्ट्रीम वाले बंदे ने उसके चैनल पर बच्चों की फोटोज और मिस पार्क की फोटोज लीक कर दिए थे, जिसके बाद सारे देश के लोग मिस पार्क और उनके बच्चों को भला बुरा कहने लगे। उस रात डिटेक्टिव जिनकी बेटी चेयरमैन जूम के आ गई थी और बातों में वो बताती है कि उसे ऐसा लगता है कि उसके मम्मी का मर्डर केवल उसी के कारण ही हुआ है, क्योंकि जब वो छोटी बच्ची थी तो उस दिन उसके मम्मी ने उसे एक ड्रेस उसके पापा को डिलीवर करने दिया था, लेकिन रास्ते में उसे क्यूट सा पपी मिलता है और वो उसी के साथ खेल कर वापस घर आ जाती है। नेक्स्ट टाइम उस ड्रेस को डिलीवर करने उसकी मम्मी चली जाती है और तभी वो किलर ने उनका मर्डर कर दिया था। ह्यूंजे इस इंसिडेंस के डर से आज तक नहीं निकल पाई, लेकिन वो किलर जेल की सज़ा काटकर बड़े आसानी से शहर में घूम रहा था। चेयरमैन जूम ह्यूंजे को उस किलर के पास ले जाता है जिसने उसके मॉम का मर्डर किया था। चेयरमैन ह्यूंजे को उस किलर को मारने के लिए उकसाता है और उससे कहने पर ह्यूंजे उस किलर को मारने लग जाती है। चेयरमैन उस किलर को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देता है और उस किलर को एक मशीन में डालकर आग लगा दिया जाता है। पूरी बॉडी जलने के बाद खाली एशेस ही बचे हुए थे और चेयरमैन जूम के कहने पर लोगों को विश्वास भी हो चुका था कि उस इंसान को उन्हीं 3 दानवों ने मारा होगा। खैर, वहाँ मिस पार्क और उनके बच्चों को लोग बुलिंग किए जा रहे थे। डिटेक्टिव और मिस मिन ने उन्हें कनाडा ले जाने का सोचा और अगर सब कुछ ठीक होता है तो उन्हें वापस लाया जाएगा। एयरपोर्ट पर भी कुछ लोगों ने उन्हें पहचान लिया था और वो उन्हें घूरने लगे थे। प्लेन स्टार्ट होता है और उन्हें कनाडा के लिए रवाना किया जाता है। नेक्स्ट डे मिस पार्क का डेमोस्ट्रेशन किया जाना था और एक दिन पहले से ही कुछ लोग मिस पार्क के घर के सामने तमाशे करने लगे। तभी सोशल मीडिया पर एक खबर आती है कि डेमोस्ट्रेशन वाले इंसिडेंट को सारे बड़े चैनल कवर करेंगे। लोग इस खबर से खुश होते हैं, लेकिन मिस पार्क की चिंताएं बढ़ने लग जाती है। नेक्स्ट डे आखिर वो दिन आ जाता है जिसका लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। सोडो फार्म की टीम, डिटेक्टिव और पुलिस ऑफिसर डेमोस्ट्रेशन के वेन्यू प्लेस पर पहुंच जाते हैं और डेमोस्ट्रेशन मिस पार्क के घर के पास ही में एक खाली बिल्डिंग पर किया जाना था। इस इंसिडेंस को देखने के लिए बड़े बड़े वीआईपीस ने अच्छे खासे पैसे देकर फ्रंट सीट बुक कर ली थी, जिससे कि वो सब इसे आंखों के सामने होता देख पाए। सारे मीडियास और ब्रॉडकास्टिंग वालों ने अपने कैमरे मिस पार्क की ओर फोकस करके रखे थे और डेमोस्ट्रेशन की काउंटडाउन शुरू हो जाती है। थोड़े समय तक कुछ नहीं होता, लेकिन फिर अचानक एक लाउड बूम जैसी साउंड सुनाई देता है। वो 3 दानव अचानक कहीं से मिस पार्क के सामने आ जाते हैं और वो उसे मारने पीटने लगते हैं। डिटेक्टिव एंड टीम उन 3 दानवों पर फायर भी करते हैं, लेकिन उन पर गोली का कुछ भी असर नहीं होता, बल्कि डिटेक्टिव को ही इस हादसे में उल्टा चोट लग जाती है और अब वो 3 दानव मिस पार्क को बुरी तरह से पीटते हैं
और अंत में उसे जलाकर मार डाला जाता है। इसके बाद तीनों दानव हवा में कहीं गायब हो जाते हैं, मानो जैसे वो कभी वहाँ थे ही नहीं। सभी दर्शकों के होश उड़ चुके थे और सभी लोग ईश्वर के नाम पर माथा टेकते हैं, सिवाय मिस मीन और डिटेक्टिव के। कुछ घंटे बाद चेयरमैन जुंग और एक न्यूज़ चैनल के बीच कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉल टीवी पर लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था, जहां वो ईश्वर के हिसाब से अच्छी और बुरी बातों के बारे में लोगों को बता रहे थे। कॉन्फ्रेंस के दौरान चेयरमैन जुंग उन्हीं के घर में बैठे थे और उस वीडियो में डिटेक्टिव को उन्हीं के बेटी ह्यूंग जे का स्कार्फ नजर आता है। डिटेक्टिव फौरन चेयरमैन के घर उनकी बेटी को ढूंढने चले जाते हैं और चेयरमैन के घर के बाहर खड़े लोग डिटेक्टिव को बुरी तरह से मारने लगते हैं, क्योंकि उसने डेमोन्स्ट्रेशन वाले दिन ईश्वर के सामने सिर नहीं झुकाया था। तभी चेयरमैन का डिटेक्टिव को वीडियो कॉल आता है और वो सभी लोगों को बताता है कि डिटेक्टिव को न मारे और उसे सही सलामत यहाँ से जाने दे। इसके बाद चेयरमैन डिटेक्टिव को कार में बैठने के लिए कहता है और उसे एक प्राइवेट जगह पर बुला लेता है। वहाँ मिस मीन के घर पर किसी ने एक डॉक्यूमेंट कुरियर किया था, जहां 2004 में हुए चेयरमैन जुंग और एंजल के एनकाउंटर की बातों के बारे में लिखा गया था। मिस मिन उस पब्लिशर का एड्रेस नोट कर लेती है और वो और उसकी मॉम इस देश को छोड़कर कहीं बाहर जाने वाले थे, क्योंकि वो लाइव स्ट्रीम वाला बंदा लोगों को बता रहा था कि मिस मिन एंड डिटेक्टिव ईश्वर की बातों का मजाक उड़ा रहे हैं और वो टोटली ईश्वर के अगेंस्ट हैं। लोगों के मन में इनके खिलाफ और भी ज़्यादा नफरत पैदा होने लगती है और सभी लोगों ने सोडो फार्म को एज ए टारगेट बना लिया था। मिस मिन घर से एयरपोर्ट के लिए निकलती है और एयरपोर्ट पहुंचकर अपनी कार पार्किंग में लगाती है। मिस मिन उसके मॉम को कार में ही बिठाती है और खुद टिकट लेने चली गई थी। थोड़ी देर बाद वहाँ एरोहेड के टीनेजर्स भी आ जाते हैं और वो कार के शीशे तोड़कर मिस मिन के मॉम को काफ़ी ब्रूटली पीटते हैं। मिस मिन उसकी मॉम को बचाने के लिए आती है, लेकिन वो लोग उन्हें भी बहुत बुरी तरह मारते हैं और मिस मिन को मारकर बेहोश कर दिया जाता है। थोड़ी देर बाद मिस मिन होश में आती है तो वो उसके मॉम को एक अनकॉन्शियस कंडीशन में देख पाती है। फ़ौरन वो उसे हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन एरोहेड के सपोर्टर्स ने इनकी काफ़ी बदनामी की थी और डॉक्टर्स ने भी मिस मिन के मॉम का प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं किया था। ठीक से न क्योर होने के कारण मिस मिन के मॉम की वही डेथ हो जाती है। हो रही चीज़ों के पीछे द न्यू ट्रूथ का ही हाथ था और मिस मिन चेयरमैन जुंग का सच सबके सामने लाना चाहती थी। अभी वो पास्टर किम के घर चली जाती है, जिसने चेयरमैन जुंग और एंजल के बीच के एनकाउंटर की बातें एज ए आर्टिकल पब्लिश की थी। पास्टर किम के घर पहुंचकर मिस मिन उसे रिकॉर्डिंग की कॉपी मांगती है, लेकिन वो उसे डिलीट कर देता है और बताता है कि कुछ दिन पहले चेयरमैन जुंग और उनके बीच एक डील हुई थी, जहां चेयरमैन ने उन्हें बताया था कि अगर वो इस राज को एक राज ही रहने दे तो बदले में चेयरमैन जुंग पास्टर को कुछ दिनों बाद द न्यू ट्रूथ का नया चेयरमैन बनाएंगे। मिस मिन समझ चुकी थी कि पास्टर किम उसकी बातों को नहीं मानने वाला और वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है। पास्टर ने एरोहेड के मेंबर्स को ऑलरेडी घर पर बुला रखा था और वो लोग मिस मिन को बुरी तरह से पीटते हैं और कहीं दूर फेंक देते हैं। वहाँ डिटेक्टिव चेयरमैन जुंग के बताए लोकेशन पर पहुंच गया था और चेयरमैन जुंग बताते हैं कि जब वो 4 साल के थे तो तभी उनके मॉम डैड की डेथ हो चुकी थी और इसके बाद वो एक कैथोलिक ऑर्फनेज में पले बड़े थे। उन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी कोई चोरी नहीं की, कभी झूठ नहीं कहा और हमेशा से ही एक आदर्शवादी बच्चे बने रहे। लेकिन बावजूद इसके जब वो 6 साल के थे तो तभी उनके लिए एक भविष्यवाणी हुई थी कि ठीक 20 साल बाद उन्हें भी नर्क में भेजा जाएगा। चेयरमैन 6 साल के थे तभी उन्होंने कोई भी पाप नहीं किया था, लेकिन बजाय इसके उनकी भविष्यवाणी हुई। मतलब लोगों को हेल में भेजने का काम एक रैंडम प्रोसेस है जो कि एक छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े इंसान के लिए कभी भी हो सकती है। चेयरमैन ने इसे ईश्वर की मर्जी का नाम दिया, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो लोगों के मन में इस इंसिडेंस को लेकर एक खौफ रहता और वो हमेशा अपनी पूरी ज़िंदगी एक डर में बिताते और चेयरमैन ऐसा नहीं चाहते थे। चेयरमैन जुंग ने सोचा कि अगर इस होल सिनेरियो को ईश्वर की इच्छा का नाम दिया जाए तो सभी लोग अच्छे कर्म करेंगे और दुनिया सुधर सकती है। चेयरमैन बताते हैं कि 20 साल पहले जो भविष्यवाणी हुई थी वो अभी 5 मिनट के अंदर ही एग्जीक्यूट होने वाली है। चेयरमैन डिटेक्टिव से ये चाहता था कि वो इस बातों को एज ए सीक्रेट ही रखे।
अगर वो ऐसा करने से मना कर देता है तो चेयरमैन जुंग के टीम मेंबर्स ह्योंगजे के द्वारा किए गए मर्डर्स की फ़ोटो लीक कर देंगे और इसके बाद डिटेक्टिव को खुद ही उसकी बेटी को अरेस्ट करना पड़ेगा। ठीक तभी चेयरमैन जुंग का समय खत्म हो जाता है और उसी वक्त एक लाउड बूम जैसी आवाज़ आती है और वो तीन दानव चेयरमैन जुंग को मारकर जला देते हैं। इसी के साथ तीनों एपिसोड यही ख़त्म हो जाते हैं और अगले 3 एपिसोड में हम आगे की स्टोरी लाइन को कंटिन्यू करेंगे। द न्यू स्टेज वॉज ऑल सेट और अगले एपिसोड में हम पास्टर किम को ही द न्यू ट्रूथ का नया चेयरमैन देख पाएंगे। बहुत सारे सवालों का जवाब, जैसे मिस मिन अपने मदर का बदला ले पाएगी या नहीं, द न्यू ट्रूथ का असली सच कभी लोगों के सामने आएगा या नहीं, और सबसे एक्साइटिंग कौन थे वो तीन दानव जो भला लोगों को भविष्यवाणी करके उन्हें मार देते थे। सभी सवालों के जवाब मिलेंगे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तो वीडियो को मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्केरी सुमित टीवी को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।